मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस डेलीगेशन की अगुवाई कौन से नेता करेंगे और ये डेलीगेशन कौन कौन से देश में जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक पर चोट करने के बाद अब भारत कूटनीति के जरिए भी पाकिस्तान को घेरने में जुट गया है, जिसके तहत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिए गए संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें शामिल सांसद और ब्यूरोक्रेट्स दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखेंगे। पहले डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इसका हिस्सा हैं। दूसरे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे। ये डेलीगेशन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क में भारत का पक्ष रखेगा। इस डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। तीसरे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई JDU सांसद संजय कुमार झा करेंगे। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया रिपब्लिक, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 7 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। चौथे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। ये डेलीगेशन UAE, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। इस डेलीगेशन में 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल हैं। 5वें प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। ये डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। इसमें 8 सांसद समेत 9 लोग शामिल होंगे। छठे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई DMK सांसद कनिमोझी करेंगी। ये डेलीगेशन स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 8 लोग शामिल होंगे। 7वें प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई NCP सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद भी जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है और राहुल गांधी ने उस वीडियो में कहा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले कैसे दी, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमला करने के बाद यह बताया गया था पाकिस्तान। अब इस बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें कहा है कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। लिहाजा 2 सवाल उठते हैं। पहला, इस बात के लिए किसने अधिकृत किया? दूसरा, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। इसके ऊपर PIB ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हमेशा राहुल गांधी के बयान को ही पाकिस्तान कोट करती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कितनी जोरदार कार्रवाई की, ये बात अब खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। कहा, भारत ने बिना पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाए आतंकी हमले का बदला ले लिया और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा दिया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का गर्व बताया और कहा कि हिंद के वीर जवानों ने पहलगाम की कायराना आतंकी वारदात का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूँ, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि ये भारत की शराफत ही है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए ही पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया गया। उनके एयरबेस को ध्वस्त कर डाला गया। हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सेना को सलाम किया। कहा कि जब भी दुनिया के किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की बात होगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है।
ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस खरीद को मंजूरी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को भी अपनी सैन्य शक्ति से परिचित कराया। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को महज कुछ ही दिनों में घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान पर हिंद की सेना का प्रहार इतना जोरदार था कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वहीं उसके गिड़गिड़ाने के बाद भले ही भारत ने सीज फायर को हरी झंडी दे दी, लेकिन सरकार की ओर से आतंक के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसके तहत अब सेना को और ज्यादा ताकत मिलने जा रही है। सेना को डिफेंस इमरजेंसी खरीद की मंजूरी मिल गई है। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। सेना को गोला और बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। बैठक में रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के बाद भारत अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, जिसके तहत सेना को ये मंजूरी दी गई है, जिसकी मदद से सेना दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने जा रही है। और ये कदम पाकिस्तान के लिए बड़ी आफत का सबब बनता दिख रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद अब वो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है और खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बता दिया। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पाकिस्तान को शूल की तरह चुभ रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई बार ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, उसे आईना दिखाया, हिंद की सेना का बखान किया और पाकिस्तान की काराना आतंकी वारदात की जमकर आलोचना की, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तान की मीडिया उन पर निशाना साध रही और इसे लेकर एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। मजाकिया लहजे में पाकिस्तान को ओवैसी ने जमकर धोया, कह दिया कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा जो उनके ज्ञान से ही साफ होगा। पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही देख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को। ओवैसी ने इस दौरान ट्रंप के दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि ट्रंप बताएं कि वो कंगाली की कगार पर आ चुके पाकिस्तान से क्या व्यापार करने वाले हैं। जितने भी हमारे कंट्रीज, हमारे तो अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं। हम यूके से अभी ट्रेड एग्रीमेंट करें। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। कह दिया कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देने में भी पीछे नहीं रहता। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। पाकिस्तान को यह सीधा संदेश देकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि किसी भी पड़ोसी की नापाक हरकत को भारत सहन नहीं करने वाला। जयपुर में रविराम महाराज की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मोहन भागवत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे बड़ा संदेश दे दिया। कह दिया कि भारत मानव आधारित धर्म का पालन करता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है। हम देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन इसलिए बड़े भाई है, तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर। बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना, ये जीवन विद्या ग्रहण करें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और बैडमिंटन कोर्ट में भी हाथ आजमाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे तो शिवपुरी के माधवराव सिंधिया स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर वो भी बच्चों के साथ बच्चे बने नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे तो बैटिंग करनी शुरू की। कई गेंदों पर उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए, अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स स्टेडियम में मौजूद बच्चों को दिखाई। हालांकि एक बच्चे की सधी हुई गेंदबाजी का सामना करते हुए वो क्लीन बोल्ड हो गए। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस बच्चे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैडमिंटन कोर्ट का रुख किया
यहाँ पर भी उन्होंने जमकर हाथ आजमाए। एक बच्ची के साथ बैडमिंटन खेला, अपनी बैडमिंटन स्किल्स भी लोगों को दिखाए। हालांकि यहाँ भी वो बच्ची से मैच हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज स्टेडियम में मौजूद बच्चों के दिल को छू गया, जो उन्हें बीच पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेल के प्रति गहरा लगाव है। ऐसे में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि छोटे शहरों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर इन खिलाड़ियों को सही मौका मिले तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अकोला से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बियर ले जा रही पिकअप वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने राहत और बचाव की जगह बियर चुराने में ही भलाई समझी। कोई दाएं भाग रहा है तो कोई बाएं भाग रहा है, कोई सामने से दौड़ा चला रहा है। किसी से तो इंतजार ही नहीं हुआ और वो वहीं शुरू हो गया। बात आखिर नशे की है, बात फ्री बियर की भी है। तो जिसको जैसे मिला उसने वैसे बियर झटक ली या फिर गटक ली। असल में अकोला में बियर ले जा रही पिकअप वैन पलट गई थी। इस हादसे में ड्राइवर और असिस्टेंट को चोट लगी, लेकिन लोगों ने मदद के हाथ की जगह हाथ में बियर पकड़ना ज्यादा बेहतर समझा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर बियर लूटने वालों ने जाम लगा दिया। हर कोई बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा बोतलें और कैन उठाने में जुटा था। जो आगे है वो पीछे जाने को तैयार नहीं और जो पीछे खड़े हैं वो अंदर आने को बेताब है। कुछ तो गिरी हुई पिकअप वैन पर ही चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बियर की सभी पेटियां उठ चुकी थी और वहां पड़ी थी तो सिर्फ पिकअप वैन और बियर की खाली और टूटी फूटी बोतलें। सोचिए, जिस जगह लोगों को एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए आगे आना चाहिए था, बियर की लालच में लोग मानवता भी शायद भूल कर पी गए। यूपी के श्रावस्ती में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एक घर में लगी आग देखते देखते कई घरों तक फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने तक कई घर जलकर राख हो गए। जिस वक्त आग लगी उस समय गर्म हवाएं काफी तेज चल रही थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें एक घर से दूसरे घर को अपनी जद में लेती जा रही थी। अब बचा कुछ होना ही है, बताओ। आवाज साहब पहुंचे रहन यही थे, साहब पीछे से इतना आग लगी है। श्रावस्ती के कोना के इमलिया गांव में घास फूस के घर के साथ पक्के मकान भी हैं। आग पहले घास फूस के घर में लगी और फिर पक्के मकान के अंदर भी मौजूद सामान को जलाकर राख कर दिया। सब जड़ का कपड़ा लगता, बच्चन के सीधा पानी, गला पास सब कुछ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया, लेकिन तब तक 19 से ज्यादा घर जल चुके थे। बिछावन, कपड़े, बर्तन सारा जल गया। एक कपड़िया भी। 48 घंटे में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा इनको उपलब्ध करा दिया जाए। फिलहाल प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है और पास के ही स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर के एक गोदाम में आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोविंदपुरी इलाके के गोदाम में जब आग लगी तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पूजा सामग्री के गोदाम में लगी आग पल भर में ही पास के चूना गोदाम तक जा पहुंची और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेज हवाओं की वजह से आग के आसपास के घरों तक पहुंचने का खतरा था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 6 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में पूजा का सामान और सजावटी चीजें रखी हुई थी जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यहाँ पर पूरा सीजन आइटम था, जैसे होली का हो गया, दिवाली का हो गया, राखी का हो गया, विश्वकर्मा पूजा, गणेश पूजा, सब पूजा आइटम ही है। आग लगने से करीब 2 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ के कसारा क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में घूम रहे बच्चों को यह ड्रोन मिला, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। बच्चों को जमीन पर गिरा ड्रोन मिला तो वो भी हैरान हो गए। वो कभी ड्रोन को उठाकर देखते तो कभी ड्रोन के हिस्सों को अलग कर अंदर झांकने की कोशिश करते। तस्वीरों में ड्रोन के नीचे की ओर एक कैमरा दिखाई दिया, जबकि ड्रोन के विंग फिक्स पोजीशन में थे। वहीं शुरुआती जांच में पता चला कि ड्रोन पोनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का था, जिसने वैतरना नदी के सर्वे के लिए जल संसाधन विभाग से ड्रोन उड़ाने की अनुमति ली थी।
लेकिन ड्रोन सर्वे के दौरान ही खराब हो गया और पहाड़ी इलाके में मौजूद जंगलों में गिर गया। फिलहाल पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के वाशिम में बेमौसम बारिश ने एक किसान की साल भर की मेहनत बेकार कर दी। किसान मंडी में मूंगफली बेचने आया था, तभी बारिश आफत बनकर आ गई। हालांकि किसान ने मूंगफली को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बारिश के आगे एक न चली। अपनी मेहनत को जाया जाते देख किसान की आंख भर आई, क्योंकि ये किसान मूंगफली लेकर बड़ी उम्मीद से अनाज मंडी पहुंचा था कि इसे बेचकर 2 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बारिश ने अरमानों पर पानी फेर दिया। किसान की बर्बाद हुई फसल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अनाज मंडी में किसानों के सामान रखने की व्यवस्था क्यों नहीं थी। बता दें कि इस मूंगफली को उगाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है, लेकिन एक झटके में सब बर्बाद हो गया। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की। यूपी के रायबरेली में 4 एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। ये सभी एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में खड़ी थी। जैसे ही एम्बुलेंस में आग लगी, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग बुझाई तब तक सभी एम्बुलेंस जलकर राख हो चुकी थी। जलने वाली एम्बुलेंस में से 2 102 सेवा और 1 108 सेवा में तैनात थी, जबकि 1 एम्बुलेंस अस्पताल की थी। जानकारी के अनुसार ये सभी एम्बुलेंस पिछले 5 साल से खराब हालत में अस्पताल परिसर में खड़ी थी। इन एम्बुलेंस के निपटान के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पहले ही सूचित किया गया था, लेकिन अचानक लगी आग से सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।